हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट लेक्चर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। आई होप आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया हुआ था, आपको याद होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलॉम्स लॉ के दो लेक्चर लिए हम लोगों ने और पूरा कंप्लीट किया है। आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। यानी आज मैं इस बात का जवाब दूंगा आपको कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि तुमको पता ही है कि ये एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आई नहीं तो इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन कैसे हो गया। ठीक है, तो यानी कि आज डिकोड करेंगे कूलॉम्स लॉ कि वो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों दिखाते हैं। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे दिखाते हैं उसको डिकोड करने के लिए फॉलो करते हैं इस लेक्चर को। बहुत एक्सट्रीमली बढ़िया न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पहले धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। पहले थोड़ा सिंपल, फिर उससे बढ़िया ऐसे करके लेके चलते चले जाऊंगा। तो आप बहुत ध्यान देना, लेक्चर को पूरा देखो और उसके बाद आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट डाला करो। ठीक है, और बाकी जो भी क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आप उसको घर पे बैठ के खुद से ही पढ़ाई कर सको। सही है, चलो शुरू करें। आ जाते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमारा जो फॉर्मूला तुम्हारे दिख रहा है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन अपने आप में बहुत सारे रहस्य लेके बैठा हुआ है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपका राम सर, ये हमारे बढ़िया सा चैनल पूजा एकेडमी और आप मेरी राम जी की सेना। चलो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है बच्चों जिसको बोलते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब छोटे थे तो हमने सुना था फील्ड माने खेत होता है ना। फील्ड जैसे तुमने पढ़ा होगा, फील्ड माने क्या होता है? खेत। ये एक प्रकार खेती है, मैदान है, एरिया है, रीजन है जहां पर कोई भी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। समझ में आ रही बात? ये तो ये फील्ड हमने बोला कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज, तो हमने बोला कि रीजन, ठीक है, रीजन around any charge in which another charge experience force of attraction और रिपल्शन। अट्रैक्शन भी हो सकता है बच्चों, रिपल्शन भी हो सकता है, यानी कि इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा उसके बीच में, इंटरेक्शन। ठीक है, व्हेन ब्रॉट इन मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज के चारों ओर क्या होना चाहिए बच्चों कि कुछ ऐसी चीज होती है जिसके जरिए कोई दूसरा चार्ज जो होता है जब उसको उसके पास लाया जाता है तो वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है व्हेन ब्रॉट इन दैट रीजन। ठीक है, जब उस रीजन के अंदर आप क्या करते हो, उस चार्ज को लेकर आते हो, तो चार्ज को लाने के बाद वो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोल सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड है बस, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फील्ड है। जैसे मान के चलो कि एक मेरे पास चार्ज है क्यू, ठीक है, एक कोई भी चार्ज ले लिया मैंने उठा के, आर्बिट्री कोई चार्ज है मेरे पास, और इस चार्ज के चारों ओर कोई ना कोई एक फील्ड होगी, है ना, कोई ना कोई एक क्या होगी? फील्ड। हमने देखा कि यार कोई मान लो कि एक छोटा सा कोई चार्ज है मेरे पास, स्मॉल चार्ज है बच्चों, ये स्मॉल चार्ज, जिसको अब हम बोलने वाले हैं यहां पर टेस्ट चार्ज। अब मैं इसको डिफाइन भी करूंगा कैसे क्या होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एकदम बहुत छोटा चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान देना एक बार। तो एक छोटा सा चार्ज फिलहाल मान लो ये कि एक छोटा सा चार्ज है। इस छोटे से चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे इसके आसपास लेकर आ रहा हूं तो ये मान लो कि रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जहां से क्या कर सकता है, रिपल्शन को एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, वो उसका फील्ड कहलाता है। लेकिन ये याद रहे, फील्ड तो बच्चों इन्फिनिटी तक होती है लेकिन वीक पड़ जाती है, जहां से थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई डोमिनेट कर रही है चीजें, है ना। अब लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस होने लगा है, क्योंकि उससे पहले तो थी। हम बोलते हैं कहां तक जाती है, कोई भी बोले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है तो बोलोगे इन्फिनिटी तक है, लेकिन इन्फिनिटी तक होने के बाद भी वो बहुत वीक पड़ी रहती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रहती है, तो वीक रहती है, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब ये एक्सपीरियंस होने लग जाता है, जहां से लगता है कि यार अब कोई मेरे को धक्का मार रहा है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज को इसके पास लेकर आ रहे हैं तो ये रिपल्शन महसूस कर रहा है। तो सवाल यहीं से उठा
सवाल यहाँ कूलॉम्स लॉ तो निकालना जानते हैं बच्चों हम लोग, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं, कितने फोर्स से रिपेल करेगा, डिस्टेंस पता होना चाहिए, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और हम लोग पता लगा लेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स निकालना कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन सवाल ये है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स कैसे लगा रहा है, बीच में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज है कि ये इसके ऊपर, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना, यहाँ रिपल्शन तो लग रहा है लेकिन नॉन कॉन्टेक्ट है, यानी ये इसके साथ कॉन्टेक्ट बनाए हुए नहीं है। जब इसका इससे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है तो फोर्स कैसे आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे बना, क्या होगा, तो ये साइंटिस्ट सोचने पे लगे। जब सोचने लगे तब इन्होंने बनाया और बताया कि भाई ऐसा नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये चार्ज होता है, इस चार्ज से, हर चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। पॉजिटिव चार्ज तो निकल रही होती है और नेगेटिव चार्ज होती है तो उसकी तरफ आ रही होती है। समझ में आ रही बात ये? तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है ना कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर, जो कि इंफिनिटी तक एक्सटेंड होती है, चारों ओर बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चारों ओर क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये लो जी, ये अब ये जो लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या बनती है, किधर जाती है, कैसे जाती है, सारा टॉपिक आने वाला है बच्चों, बहुत ध्यान से लेक्चर देखते रहो बस आप। तो क्या होता है कि बच्चों जो लाइन होती है, एक्चुअली मैं एक्सटेंड करके दिखा देता हूं मैं, कहां तक जाती है बच्चों, इन्फिनिटी तक जाती है, पर इन्फिनिटी पे जाके थोड़ी वीक पड़ी रहती है, बहुत कमजोर होती है ये फोर्स। तो मान के चलो कि इस चार्ज को मैं लाया और यहां से, इस जगह से लाया, तो यहां से लाने से फोर्स ऑफ क्या होने लगा है, इसके अंदर रिपल्शन महसूस होने लगा। तो मैं वहीं से एक गोल 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 बना देता हूं यहां पर, है ना। मान लो इस चार्ज को मैं यहां पे ला रहा हूं, तो जैसे इसको यहां पे ला रहा हूं तो अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस हो रहा है, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसको रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। तो यार क्या होगा कि इसको इसने रिपेल कर दिया, तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इतने दूर का हिस्सा जो है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक एरिया है, कोई चीज नहीं है ये, मतलब सिंपल सी बात है, एक एरिया को बोला गया, एक रीजन को बोला गया, एक क्षेत्र को बोला गया है, एक क्षेत्रफल को बोला गया है, ठीक है। यानी कि इस हिस्से में ये जो पूरा हिस्सा आ रहा होगा जहां से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उस एक्सपीरियंस करने वाले रीजन को नाम दिया बच्चों किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है बात, ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आती है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ रही है बात, ठीक है सर, फील्ड फील्ड है मतलब और कुछ नहीं है इसमें, इसके अंदर बस अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा होगा, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज जब एंट्री ले रहा होगा तो उसको कितना फोर्स लगेगा, यह भी निकालना जरूरी है। यानी एक्चुअली में ये जो चार्ज होता है, ये वाला चार्ज होता है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन कितना होगा वो निकालना है। तो साइंटिस्ट बार स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं बच्चों। इन्होंने पहले फील्ड बताया, है ना, यानी कि हम किसका, पहले बात बता दो, कॉन्सेप्ट से निकल मत जाना, भटक मत जाना। हम ये ढूंढ रहे हैं रीजन कि कोई चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे रिपेल अट्रैक्ट कर रहा है, क्या हो गया है, कैसे धक्का उक्का करते हैं, कैसे फोर्स लगता है किसी चार्ज के ऊपर, वो डिकोड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो यही चीज है। तो इसमें हमने क्या कहा कि हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने बोलो तो बच्चों साइंटिस्ट, ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक बात समझ में आती है। क्या चीज बच्चों, देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, भाई इंटरेक्शन लिख देना सबसे सेफ लाइन होता है, क्योंकि इसमें ना रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है। ये एक प्रकार का दो स्टेप प्रोसेस है। पहले हमको क्या लगता था कि एक चार्ज रखा, एक चार्ज लाया, एक चार्ज लाए और दोनों चार्ज रखा और धक्का मार के भाग गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि चार्ज, एक चार्ज ये लाए, एक चार्ज ले, अपने आप भाग गए प्लस प्लस वाले, या एक प्लस लाए एक माइनस लाए, अपने आप अट्रैक्ट होकर अपने आप आ गए। नहीं, कुछ तो लॉजिक होगा उनके आने का, कुछ तो तरीका होगा उनके बीच के आने का। तो क्या है उधर देखो, वो मेरा टू स्टेप प्रोसेस। पहला क्या है, स्टेप नंबर 1, कि ईच चार्जेस हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर चार्ज का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर चार्ज के पास फील्ड है। अच्छा, हर चार्ज का फील्ड होगा तो हर चार्ज के पास फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, उसमें से बहुत सारी लाइंस निकल रही होंगी जो इंफिनिटी तक अप्रोच कर रही होगी।
हाँ सर। दूसरा स्टेप नंबर 2 क्या कि अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। भाई इंटरेक्शन एक ही बात है, इंटरेक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन, ठीक है, दे या व्हेन इट ब्रॉट इन देयर फील्ड्स, मतलब उसको फील्ड में लाना पड़ेगा उसको। जैसे तुम उसके फील्ड में लेकर आओगे, तो जैसे उसके फील्ड में आओगे तो चार्ज क्या लगा देगा, फोर्स लगा देगा। तो उसको कैसे समझे, जरा समझो, ऐसे समझो। मान लो ये चार्ज है, ये कौन है, चार्ज है। तो चार्ज सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चार्ज, फिर लगाने के बाद यहां पर क्या लगाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से यहां गया, ये वाला स्टेप कहलाएगा 1। फिर यहां से यहां गए तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप नंबर 2। कोई अगर ये बोलता है कि चार्ज सीधा फोर्स लगाता है तो ये है गलत। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि अ चार्ज रिपेल अनदर चार्ज, कह देते हैं, पर लॉजिकली डीप में एक डुबकी मार के देखोगे तो डुबकी में तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये तो ये वाली बात है। यानी चार्ज सीधा बोल दूंगा कि फोर्स लगा रहा है तो ये बात ठीक नहीं है। चार्ज पहले एक फील्ड बनाएगा और फील्ड बनाने के बाद वो फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हम लोग कूलॉम पढ़ रहे थे तो कूलॉम ने फील्ड वील्ड की बात नहीं करी, उसने सिर्फ बता दिया कि भाई 2 धक्का मार रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं, पर उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या करंट था, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों रिपेल कर रहे हैं, यही पता लगा रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कौन है, फील्ड है। इन दोनों के बीच में कौन है, फील्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो फील्ड है, वही फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स यानी प्रोड्यूस करता है, यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन वही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रही बात ही नहीं? हाँ, यानी जैसे क्या होता है ना, कई बार कि कोई इंसान होता है तो हम किसी इंसान के पास जाते हैं तो उसके पास जाने में बड़ा अच्छा लगता है ना। इंसान मतलब कोई भी हो सकता है, हमारा फ्रेंड हो, भाई हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो सकता है इंसान, जहां पर उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हर इंसान की भी अपनी फील्ड होती है, ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूं। हम पे चार्ज है तो वैसी होगी, पर वैसे ही बोल रहा हूं मैं यहां पर। ऑरा बोलते हैं ना, हर इंसान की अपनी क्या होती है, एक ऑरा होता है, एक फील्ड होता है। उसमें ना जैसे कोई इंसान आता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो उस इंसान की एक्चुअली में ऐसा नहीं कि वो इंसान देखा और अट्रैक्ट होने लगे, नहीं, उसके पीछे कुछ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। समझ में आ रही बात है? तो उसने फील्ड बनाया, दूसरा अट्रैक्ट होने लग गया। देखते हो ना कई लोगों के बोलते हैं तो बहुत भीड़ लग जाती है, तो उनका भाई अपना ऑरा है, फील्ड है उनकी, उसमें सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग भाई दुनिया में ऐसा भी होते हैं जहां जिसके आते सब भाग लेते हैं, तो जिसके आते सब भाग लेते हैं यार, हट उसकी फील्ड के चारों ओर रहते, नेगेटिव एनर्जी की वाइब्स होती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई ये जो किसी की भी जो ऑरा होता है इन्फिनिटी, अब ऐसा थोड़ी होता है इन्फिनिटी था, मैं पिरागढ़ी में खड़ा हूं और यहां पर से मेरी वाइफ पहुंच रही है और कोई खिंचा हुआ आ रहा है। नहीं भाई, एक फील्ड होगा, एक एरिया होगा जहां से एक्सपीरियंस होना महसूस होगा। ऐसा तो पूरी यूनिवर्स में फैलती है सारी चीजें। सही है बात, समझ में आई? देख लो ध्यान से। तो मतलब क्या है कि चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स महसूस करवाएगा तो उसके बीच में एक और चीज होगी, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही बात? ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आज के लेक्चर का हमारा हार्ट है, मजनू वाला हार्ट। यानी हम इसी को पढ़ने वाले ना। ये दोनों तो पहले हम जानते थे इन बातों को, आज जो नई चीज आ रही है वो हार्ट है। ये समझना, आज हार्ट को समझना है ढंग से। तो मतलब क्या है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितने स्टेप का प्रोसेस हो गया? 2 स्टेप का प्रोसेस हो गया। समझ में आ रही बात है? इसको कई बार हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, देखो ऐसे भी लिख देते हैं, चार्ज, ठीक, फिर एक ऐसे में डबल एरो का, फिर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्टकट में EF लिख दे रहा हूं, चलेगा? चलेगा भाई, ठीक है। ये इस तरीके से लिख दिया और यहां लिख दिया मैंने चार्ज। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। ये भी हमारे लिए हार्ट। जैसे समझो कैसे ये क्या दिखाना चाहता है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है केमिस्ट्री वालों, ये समझ लो कि ये इक्विलिब्रियम दिखाने के 2 हेडेड एरो है कि इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
दूसरा चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस होता है। क्लियर होगी बात, एक चीज। अब बात ये आ गई, चलो ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि 2 स्टेप का प्रोसेस है, यानी कूलॉम्स लॉ में एक चीज मिसिंग थी कि वो बता देता था कि भाई अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, लेकिन क्यों हो रहा है उसका कारण नहीं देता था। समझ में आई बात, ये चीज ठीक है। अब ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गया कि चार्ज फील्ड बनाएगा, फील्ड से फोर्स लगेगा, पर अलग अलग चार्ज के अलग अलग फील्ड होती है, अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा तो अलग अलग फील्ड होगी। अब अलग अलग फील्ड होगी तो अलग अलग फोर्स भी होगा। तो अब हमको पता करना है कि फोर्स कितना लगाते हो जी, कितना फोर्स लगाते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको रब करता हूं बच्चों। तो अब हमने समझा कि अच्छा सर, चार्ज एक दूसरे को इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि चार्जेस के खुद के अपने फील्ड होते हैं, और वही फील्ड जो होती है, फील्ड लाइंस जो होती है, फील्ड बोलो तो फील्ड लाइंस की बात हो रही है बच्चों, कि वही उसको अट्रैक्ट या रिपेल कराती है। अच्छा सर, तो इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूरे चैप्टर में चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तो एरिया है, तो बोलो रीजन, तो एरिया है उसमें, और क्या है, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, जितने भी स्क्वायर के हैं वो तो एरिया है ना, जिसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन महसूस होएगा, वो एरिया है। समझ में आई बात। ये अब मेन ये है, जब भी मैं बोलूं कि भाई कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो एक्चुअली में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि जहां से वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं या मुंह से निकल जाता है, ज्यादातर बुक लिख भी देती है फील्ड लिख देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, पर हमारा इंटेंशन क्या होता है एक्चुअली में निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या है सर, तो हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity। बड़ा मैथमेटिकल डेफिनेशन। मतलब क्या बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक्चुअली में फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। अब सवाल ये है कि सर यहां पर, चलो ठीक है आपने लिख दिया, यहां पर टेस्ट चार्ज लिख रहे हो, टेस्ट चार्ज क्या है ये टेस्ट चार्ज, आइए बताता हूं क्या। अब बारी आ गई टेस्ट चार्ज की। ठीक है, ये फॉर्मूला है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये क्या चीज है, यहां लिख रहा हूं साइड में बच्चों, टेस्ट चार्ज के बारे में, टेस्ट चार्ज के बारे में समझ लो। हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अच्छा, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है बच्चों, है ना, ये साइंटिस्ट ने अपने कुछ लॉजिक्स बनाते हैं साइंटिस्ट हमेशा, उस लॉजिक्स में कई बार हमको चीजें लेनी पड़ जाती है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव माना था, है ना, तो उसी तरीके से चार्जेस को उसने प्लस और माइनस में डिवाइड कर दिया, मान लिया तो पूरी दुनिया आज प्लस माइनस में ही काम करती है। वैसे ही यहां पर जो टेस्ट चार्ज होगा उसको हम बच्चों पॉजिटिव लेके चलेंगे, याद रखना इस बात का। तो हमने क्या बोला, अ पॉजिटिव चार्ज हैविंग या हैज वेरी smaller magnitude such that which does not affect source charge। सोर्स मतलब जिसकी वजह से निकालना चाहते हो, यानी एक ऐसा छुटकू सा चार्ज, एक ऐसा नन्ना मुन्ना प्यारा सा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो। सर बहुत कितना होता है, छोटा, बहुत छोटा तो पता नहीं कितना होता है, तो हमने बोला उसको क्यू नॉट से दिखाओगे और टेंडिंग टू जीरो। अब टेंडिंग टू जीरो क्या होता है सर, भाई 0.0001, 0.000001, ये सब छोटे छोटे जीरो के बराबर मान लो, इतनी क्या वैल्यू है। मान लो तो मैं कहता हूं सर मैंने बच्चों तुम्हें इनाम दिया, तुम्हारे चेक पे मैं इतना अमाउंट देने वाला हूं 0.000001 रुपए। क्या हुआ सर, इससे बड़े तो देते ही नहीं, क्या दे दिया आपने हमको, ये समझ गया। ये तुम्हें उस टाइम फील आ जाएगा सर क्या दिया है, यहां नहीं आ रहा होता है, यहां ध्यान सुन लो, ये बहुत छोटा अमाउंट है, इतना छोटा ना के बराबर है। इतने पैसे तुम्हें दे दूंगा तो क्या होगा सर, नहीं ना देने के बराबर है, दिया ही क्यों, है ना। तो वही, तो क्यू नॉट जो है अगर वो टेंडिंग कर रहा है कितने को, इतना छोटा चार्ज, तो जब ये इतना छोटा चार्ज होगा तो वो सोर्स चार्ज जिसकी वजह से तुम निकालना चाहते हो,
जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वरना मान लो कि एक चार्ज पहले बैठा है, उसके पास भी फील्ड है, दूसरा चार्ज आ रहा है, उसके पास भी कुछ ना कुछ फील्ड है, तो ये वाला दूसरे वाले की फील्ड को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से तुम एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाल पाओगे, हमेशा कम या ज्यादा आ जाएगी। भाई एक का निकालने के लिए एक को तो कम से कम 0 रखोगे तभी तो होगा, है कि नहीं भाई? हाँ, मान लो दो इंटेलिजेंट बच्चों को एक साथ बैठा दिया मैंने, कंबाइंड पेपर लिया, मैंने कहा भाई कंबाइंड पेपर है, कंबाइंड पेपर उन्होंने सॉल्व करके मुझे दे दिया कि सर ये लो, हम दोनों ने सॉल्व करके दिया, दोनों इंटेलिजेंट बच्चे थे, तो मैं क्या बता पाऊंगा किस बच्चे ने कितने % सॉल्व किया होगा? नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों मेहनती थे, दोनों ने लगभग बराबर किया होगा, या दोनों ने मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि दोनों का अपना अपना फील्ड था। हाँ, लेकिन मुझे पता करना है कि भाई उस एक इंटेलिजेंट बच्चा कितना कर सकता है, तो एक के साथ गधा बिठा दो, मतलब जो बहुत कम जानता हूं गधा बिठा दो तो मुझे पता चलेगा पेपर उसने कुछ नहीं किया होगा, बैठा ही होगा, दूसरे ने सारा सॉल्व किया होगा, तो उसका सारा निकल कर आ गया पोटेंशियल की, सारे नंबर उसी के ही थे, इसके तो कुछ भी नहीं होंगे। यानी एक को 0 तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, पर 0 तो नहीं बोल सकता, क्या पता उसने कुछ डेफिनेशन बता ही दी हो, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहा हो, उसकी हेल्प कर दी हो, है कि नहीं? हाँ, तो वही होता है टेस्ट चार्ज, बस छोटा सा, पर दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा टेस्ट चार्ज क्या होता है? हाँ सर, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये हमने बोला कि एक्चुअली में क्या है कि यहां पर आ जाओ जरा, देखो कि डिटरमाइनिंग क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI लिख दिया मैंने यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 3 स्टेप प्रोसेस। जैसे वो कितने स्टेप का प्रोसेस था, इससे पहले इंटरेक्शन 2 स्टेप का, ये कितने स्टेप का है? 3 स्टेप का। कैसे? स्टेप नंबर 1, यानी तुम्हें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी चार्ज की वजह से, तो 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही बात है? ठीक है सर, कैसे कैसे गुजरेंगे हम लोग, जरा हमें बता दो कि किस तरीके से हम निकालना चाहेंगे अगर हमें कुछ चार्ज को लाना हो। तो सबसे पहले क्या, ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव, ठीक है, छोटा ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलो छोटा ही होगा, ब्रिंग अ यूनिट क्या चीज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द रीजन, ठीक है, अराउंड द चार्ज, उस चार्ज के अराउंड लेकर आओ जिसके निकालना है। स्टेप नंबर 2 क्या, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फोर्स, F वेक्टर, फोर्स तो निकाल लेंगे ना भाई, एक चार्ज हो रहा, एक दूसरा चार्ज है, डिस्टेंस पे लाऊंगा मैं, तो फोर्स तो हमको निकालना होता है, कूलॉम सिखा गया हमको, तो ये काम तो ऐसा है नहीं कि हम निकाल नहीं पाएंगे, निकाल सकते हैं अब तक की नॉलेज के हिसाब से। तो पहले एक टेस्ट चार्ज लाएंगे Q0, यहां लिख देता हूं Q0, फिर उसके बाद क्या, टेस्ट चार्ज के अराउंड लिख दो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज होगा, और F वेक्टर निकालोगे यानी फोर्स निकाल लोगे। स्टेप नंबर 3 और आखिरी, फिर क्या करोगे बच्चों, डिटरमाइन E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, जो हमारा फॉर्मूला है, जो अल्टीमेट टारगेट है, तो F बाई Q0। तो 3 स्टेप हुए ना, पहला कहीं पे निकालना है तो एक चार्ज लाओ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालो, और फिर उसके बाद पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकाल दो, डिवाइड कर दो उसको, आराम से निकल जाएगा। हाँ सर ठीक है, इसका भी एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे अगर तुम घर में छोटे भाई बहन तुम्हारे होंगे, तुम भी होगे, कई बार क्या होता है कि पापा मम्मी हमारे गुस्से में रहते हैं किसी वजह से, हो सकता है तुमने कुछ परेशानी कर दी हो, पढ़ाई नहीं करते हो ना, मोबाइल चलाते हो ज़्यादा, परेशान रहते हैं, और हमको मम्मी पापा से काम है ना, चलो मम्मी ले लेते एग्जाम्पल, मम्मी से हमको काम है, और हमने मम्मी को परेशान भी कर रखा है। अब मम्मी से हमको पैसे लेने कि मम्मी इतने पैसे चाहिए मेरे को, तो जाके मैं ये कर सकता हूँ। तो अब तुम डायरेक्टली गए तो सीधा मुक्का या बैलन पड़ने वाला है तुम्हारे को, सीधा तुम जा नहीं सकते, है ना, क्यों, क्योंकि तुमने अभी भी परेशान किया अपनी मम्मी को। तो क्या करे, तो अपने घर में एक छोटा टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, भाई बहन, छोटे भाई बहन, कि भाई ऐसा करेगा यार, मम्मी को बोलो ना कि भैया को ये ज़रूरत है या बहन को ज़रूरत है, तो हम सोचते हैं कि चल इसको भेजते हैं। क्यों भेजा उसको, उस छोटू को भेजा, क्यों, छोटे से चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या करने वाला है, वो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है
जब वो सोर्स चार्ज यानी मम्मी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था कि कितने गुस्से में है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्यारा बच्चा यार, प्यारे बच्चों को देख के किसको गुस्सा आता है, प्यार ही आता है। मान लो बच्चा गया, मम्मी मम्मी भैया ना ये पैसे मांग रहे हैं, अरे बोलो उसको क्यों भगाती हूँ यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तगड़ा है ना, अभी मांगना ठीक नहीं है, तुम गोली हो जाओगे, छोड़ यार रहने दे, आज कल मांगेंगे। और मान लो कि अच्छा मांग रहा है, किस लिए चाहिए, अगर जैसे ही बोला तो समझ जाओ के अंदर घुसने का टाइम आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हाई नहीं है इसके अंदर। तो हमारे घर का टेस्ट चार्ज कौन है, छोटे भाई बहन। सर आपने तो आइडिया दे दिया, हमने कभी ट्राई नहीं किया था, अब करेंगे। बेलन से तो बचोगे सर, बेलन तो पत्तियों को लगती है, अरे नहीं सबको लगती है भाई, सबको लगती है, समझ तो यार ये ध्यान रखना। तो इसके लिए टेस्ट चार्ज निकालना सबसे आसान काम है, टेस्ट चार्ज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट चार्ज छोटा सा होगा। उसके बाद आप ये काम कर सकते हो, है ना, 3 स्टेप के जरिए निकाल के दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। क्लियर है बात ये, वेरी गुड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रस्सा रब करता हूँ बच्चों, और इसके थोड़े यूनिट डायमेंशन वगैरह बता देता हूँ मैं आपको कि क्या चीज होती है, किस तरह से निकालते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है वो बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तुमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, पता चला ना अभी, क्या पता चला कि 3 स्टेप से, पहले छोटा चार्ज लाओ, फिर फोर्स निकालो, और उसके बाद डिवाइड कर दो पर यूनिट टेस्ट चार्ज से, आराम से निकाल सकते हो, ठीक। इसके बाद अगर मैं यहां बोलता हूं क्या चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बच्चों ऐसे लिख रहा हूं मैं यहां पर दोबारा से तुम्हारे लिए, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है यहां पर, तो ना लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 और यहां पर एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ऐसा लिखा जाता है रियलिटी में, कि सही वैल्यू लिखने का तरीका ये है। पर न्यूमेरिकल करते वक्त, क्वेश्चंस करते वक्त हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, एफ बाई क्यू नॉट लिख देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती अपने आप को। लेकिन ये जानना जरूरी था आपके लिए कि यहां पर ये क्यू नॉट टेंडिंग टू कितना होता है, 0, यानी इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए। बात समझ में? तो अगर मैं बोलूं यहां पर कि क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 सिग्निफाइज, या क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाइज दैट इट हैज वेरी स्मॉलर मैग्नीट्यूड which does not affect, ठीक है, सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ लिया, ये बहुत जरूरी बात थी समझने के लिए। क्लियर है बात ये चीज? चलो इसका एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं मैं यहां पर। डेमो मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे, समझो। मान लो यहां पर एक चार्ज है, ठीक, ये प्लस का क्यू चार्ज है कोई, और मुझे पता लगाना है कि इसके चारों ओर फील्ड कितना होगा, और किसी पॉइंट पे निकलवा लेते हैं। मान लो यहां निकालना है, इस जगह पे पी पॉइंट ले लेते हैं कि पी पॉइंट पे निकालना है, इसकी वजह से यहां से मिला लो, डिस्टेंस कितना बोल दिया, आर बोल दिया, आर बोल दिया कि इस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ। तो मैं सबसे पहले क्या लाऊंगा, यहां पर लाऊंगा क्यू नॉट। तो सबसे पहला स्टेप नंबर क्या किया, जैसे जैसे चल रहे थे पहले कि ब्रिंग क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज। हम सबसे पहले क्या लेकर आएंगे बच्चों, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ले आए। अभी डायरेक्शन बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं जो दो पिछले स्टेप थे वो। स्टेप नंबर 2, चार्ज लाए थे, फिर क्या निकालना था, फोर्स। तो डिटरमाइन, ठीक है ना, डिटरमाइन एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर निकाल लें, यहां निकाल लेते हैं। चलो निकाल तो तुम्हारे लिए। एफ कैसे निकालोगे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, फिलहाल मैग्नीट्यूड से कर लो, है ना, मैग्नीट्यूड निकालो कितना, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म अलग से ले लूंगा, ये हो गया, तो हमने निकाल दिया, है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाला ये चीज, ठीक है सर। फोर्स निकाल लिया। स्टेप नंबर 3 क्या चीज, डिटरमाइन, जो तुम्हें अल्टीमेटली निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड निकालना, जो भी निकालना हो, अपॉन में क्यू नॉट। अभी मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं, तो उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अभी अलग से ले रहा हूं बच्चों, तो कैसे निकालूंगा बता दो, थर्ड स्टेप के हिसाब से। तो सर कुछ नहीं है, अब तो क्या करो, डिवाइड कर दो, एफ बाय क्यू नॉट कर दो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एफ कितना था सर, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो प्यारो बताओ क्या बचा तुम्हारे पास, क्या बचा यहां पर बताओ। तो सर बचता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे में आर स्क्वायर और E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी अगर तुम्हें पहले चार्ज की वजह से फोर्स निकालना पड़ता था तो तुम्हें दो चार्जेस की जरूरत पड़ती थी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए केवल और केवल आपको क्या चाहिए, सोर्स चार्ज ही चाहिए। क्योंकि जो हमारा यहां से जो निकला था क्या टेस्ट चार्ज, वो तो कैंसिल हो गया, पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकाल दिया मैंने यहां पर कि एक यूनिट चार्ज कितना एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। तो क्या ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्यू नॉट बचा? नहीं बचा। तो वो सिर्फ क्या था, बलि का बकरा था, उसको लाए थे पता करने के लिए, उसका खत्म हो गया, काम खत्म, भाग गया, आ गया, जो भी हुआ उसका वो कोई मतलब नहीं रहा। तो मेन तो फॉर्मूले में क्या रहेगा, सोर्स चार्ज रहेगा। क्या रहेगा, सोर्स चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त डायरेक्टली डिटेल तो यह है कि चाहिए मुझे वाला फोर्स, पर अगर मुझे न्यूमेरिकली कहीं पर भी क्या करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आपको दो चार्ज ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम वो अंडरस्टूड खुद समझ गए होंगे कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एफ क्यू नॉट लेकर निकाला होगा। तो हमको सिर्फ सोर्स चार्ज चाहिए। सोर्स चार्ज बता दो, कितनी दूरी पे निकालना है बता दो, निकाल देंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहे होगे तो उसमें आपको केवल और केवल एक ही चार्ज दिखाई पड़ेगा। कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज दिखाई पड़ रहे थे, यहां पर केवल एक ही चार्ज दिखाई पड़ेगा। आई बात कुछ समझ में? ये तीन स्टेप के जरिए हमने यहां पर एक मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। गॉट इट? अरे आया कुछ? हाँ सर, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर लगाता हुआ आ रहा हूं। तो अगर मैंने मैग्नीट्यूड बताया होगा तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना? वो सब बातें करते हैं। ठीक है, ये सब आ गया, इसको नोट कर लो, नोट करते रहना बच्चों ध्यान से, है ना? अच्छे बच्चे हमेशा, हर एक योद्धा हमेशा क्या करता है बच्चों, खुद अपने तो जो तलवार है, हथियार है, उसकी सफाई, उसको धार देता रहता है। तुम भी धार दिया करो, पढ़ा करो। तुम्हारा हथियार बच्चों पेन है, इसको जितना लिखोगे उतना बढ़िया होता जाएगा। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। तो अब क्या, जरा देखो, सबसे पहले मैं दोबारा से हेडिंग डाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इसके बारे में सारी बातें। सबसे पहला पॉइंट, सर क्या, यूनिट बता दो। चलो फॉर्मूला लिख दो यहां पर। E इक्वल टू क्या निकाला अभी तुमने? सर निकाला F बाई क्यू नॉट, और क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये लिख देता हूं सबसे पहला पॉइंट। चलो बताओ, यूनिट ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों बताओ क्या होगी? सर फोर्स का होता है न्यूटन, इसका होता है कूलॉम। तो क्या आ गया, ऐसे भी लिख सकते हो या लिखते न्यूटन पर कूलॉम, हो गया न्यूटन पर कूलॉम, दैट इज द व्हाट यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट। दूसरा, अगर मुझे बच्चों डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशन निकालो। जिसकी यूनिट आती है उसका डायमेंशन भी आता है। कैसे करें, देखो, न्यूटन का फोर्स का क्या होता है बच्चों, ये यूनिट जो होती है फोर्स की होती है। और अच्छे बच्चे यार, अब तक तो तुम्हें याद होगा कि MLT -2 होता है फोर्स का, है ना? MLT -2 फोर्स का हो गया। और कूलॉम्ब का क्या होता है, AS। याद आ रहा है? सर नहीं याद आ रहा, मैं बता देता हूं कि क्योंकि ये कई बार भूल जाते हैं बच्चे। Q इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू T। इसका एम्पियर, इसका सेकंड। याद रखा करो, कूलॉम्ब का AS। ठीक, ये हो गया। पावर -1 थी, -1 लगा दिया। तो बोलो क्या आया? सर आया ML, ये S की जगह पे T लिख दे बच्चों। डायमेंशन तो T होगा ना बच्चों, सेकंड तो T होगा। बोल गए ना तुम भी, -2। यहां पर क्या हो गया, A T की पावर -1। तो बोल क्या होगा, इकट्ठा कर दो उसको, ML T की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1 हो गया, दैट इज डायमेंशन। हाँ सर बढ़िया है। तीसरी बात, डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन समझना। डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स।
इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। सोचो, फील्ड क्यों निकालते थे तुम? भाई फोर्स पता करने के लिए। सोचो भाई, एक चार्ज ने दूसरे चार्ज को धक्का मारा या अट्रैक्ट किया, तो किसने करवाया? फील्ड ने। तो फील्ड की वजह से ही फोर्स लग रहा है, फील्ड की वजह से क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। कैसे? इसी में जोड़ता हूं। जैसे क्या? जैसे मान लो कि Q ग्रेटर देन 0 है, मतलब चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो ये मान लो चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q, तो इसमें जो फोर्स लगेगा, मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे करके, ये बना दिया मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो अगर मैंने कोई चार्ज ये ले Q0, तो वो इधर भाग जाएगा, रिपल्शन करेगा, क्योंकि प्लस वाला प्लस को भगाता है भाई। तो इसने रिपल्शन कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया बच्चों? रिपल्शन कर दिया। अब जब रिपल्शन कर दिया तो कहां जा रहा है? रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, रेडियली अवे जा रहा है। जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो हम बोलते हैं क्या कि रेडियली अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज। सोर्स मतलब जिसके लिए निकाल रहे हो, तो सोर्स चार्ज के लिए निकाल रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली अवे होगा, उसी की डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में निकल जाएगा, इसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो Q ग्रेटर देन 0 हुआ तो। अच्छा यहां देखो, इधर इसी देखो, अगर ये माइनस का चार्ज होता है तो फील्ड लाइंस कहां आती है बच्चों? अंदर आती है। फील्ड लाइंस के ऊपर पूरा एक लेक्चर भी होता है बच्चों की कैसे बनती है, वो सारी बातें। अभी तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ये सब कैसे बनती है उनसे की जानकारी भी मिलती है बच्चों। तो क्या होता है कि अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूं, तो माइनस का चार्ज है प्लस का चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होगा, अंदर की तरफ आएगा, और ये अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा? बोलोगे रेडियली टुवर्ड्स नेगेटिव सोर्स चार्ज। जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है उसके रेडियली अंदर की तरफ आएगा। समझ में आ रही बात? ये चीज तो यार क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इन। ठीक, तो प्लस वाला दूर भगा देता है और ये अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये डायरेक्शन होगा। तो फोर्स भी तो ऐसे ही करता था। इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। फोर्स इधर लग रहा है। अरे फोर्स की डायरेक्शन तो इधर ही है ना, इसके ऊपर। ये फोर्स तो इधर लग रहा है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो इस पे फोर्स इधर लगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। इस पे फोर्स उधर लगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक है? हाँ, तो हमेशा याद रखना कि किसके डायरेक्शन में लगेगा? जिधर फोर्स लग रहा होगा। जिधर क्या लग रहा होगा? फोर्स। जैसे ये 1 2 3 पॉइंट बताया, इसको ध्यान से नोट करो बच्चों, है ना? इसको नोट बनाते चलना। मैं अगले 4th पॉइंट पर आता हूं, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है, समझना बच्चों जरा। 4th पॉइंट जरा देखो। 4th पॉइंट है, जैसे देखो यहां पर मैं क्या कहता हूं आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ले लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर क्या करो? एक इलेक्ट्रॉन डाल दो बच्चों। क्या डाल दो? इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा? जरा समझो। ऐसे ये है मेरी फील्ड लाइंस। ठीक है? क्या है बच्चों? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को बिठाते। आओ भाई इलेक्ट्रॉन, क्या हाल है आपके? तो चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा? तो सर ये नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? ये नेगेटिव है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? इधर। यानी फोर्स इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सर क्यों इधर फोर्स क्यों लगेगा? तो भाई जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टुवर्ड्स आता है। जैसे ये था ना बच्चों, देखो जरा, है ना? मान लो प्लस था तो ये लाइन यहां से बाहर निकल रही है, ये प्लस है ना, तो मान लो लाइन यहां से बाहर निकल रही है, और ये माइनस है तो लाइन मान लो कहां आ रही है? अंदर आ रही है। तो यहां पर अगर तुमने प्लस का चार्ज रखा होता तो वो कहां भाग जाती? इधर भागती।
और माइनस में चार्ज रखते हैं तो किधर आती है, इधर आती है। तो वो लाइन जो आपकी फील्ड इधर है, तो क्या हो रहा है जरा देखो कि अगर फील्ड लाइन बाहर, फील्ड लाइन कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ये पहले पॉजिटिव ले लेता हूं बच्चों, पॉजिटिव से समझा देता हूं कि ये बाहर जा रही है, यहां भी बाहर जा रही है, तो प्लस वाले को तो दूर भगा दिया और माइनस वाले को कहां खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही थी, इधर, तो नेगेटिव चार्ज किधर आ रहा है, इधर। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों यहां पर कि नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना लाइन को, बहुत प्यारा लाइन है, नेगेटिव चार्ज रिमेन्स एंटी पैरेलल टू द, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है तो ये इधर लगेगी, एंटी पैरेलल 180 डिग्री के एंगल पर चलता जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं यही काम कर दूं, क्या कर दूं, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, यहां पर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर क्या कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, इसी में बोल दो यहां पर आप कह सकते हो यहां पर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया मैंने यहां पर, तो आप कह सकते हो फोर्स लगा दो, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ भाई देखो, अगर मैंने यहां पर क्या किया, एक प्लस का चार्ज लिया, क्यू प्लस का चार्ज, तो क्या होगा, तो इधर ही लगेगा फोर्स भाई, इधर ही लग गया, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लग जाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स remains parallel to each other, यानी वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। यानी यहां थीटा रहेगा 0 डिग्री का, यहां थीटा रहेगा 180 डिग्री का। यानी अगर मैं यहां से फोर्स निकाल रहा हूं, फोर्स, तो वो कितना होगा, प्लस का क्यू ई होगा। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स। और यहां पर क्या हुआ बच्चों, इधर बताओ, तो F वेक्टर इक्वल टू माइनस का क्यू ई, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स। तो यह याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है, तो उसमें अगर तुमने नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे तरफ भागेगी, और पॉजिटिव रखा तो वो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है उधर ही भाग जाएगी। ठीक है, जैसे ये उल्टे बहाव में भागेगा, नेगेटिव चार्ज उल्टा चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर तो ये इधर आएगा, और ये जिधर कहोगे उधर ही चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही? हम ये फोर्स के बारे में ही समझाया गया कि फोर्स अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को या किसी नेगेटिव चार्ज को रखा जाए तो वो फोर्स कितना लगाएगा। गॉट इट? जी सर, थोड़ा समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट था, आपको पता है, 5th पॉइंट था। अब बात ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? तो सर वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बता रहे हो तो ये वेक्टर ही क्वांटिटी हुई। कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। तो 5th पॉइंट जरा देखो, हम बोलते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब क्या होगा, इसके पास बच्चों क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यार अगर मैग्नीट्यूड है तो कितना होगा, तो सर ये होता है मैग्नीट्यूड। देखो जरा, मैग्नीट्यूड क्या, ई वेक्टर इक्वल टू या ई इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, दैट इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में बोलो, डायरेक्शन के बारे में बोलो। अगर पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हो तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है जी सर। तो इसका जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वेक्टर कैसे दिखा सकते हो उसको, वो जरा देखो। मान लो कि यहां पर एक तुम्हारे पास सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज से यहां पर निकालना है तुम्हें क्यू नॉट के ऊपर एक टेस्ट। क्यू नॉट ले लिया मैंने यहां पर, और इसके ऊपर निकालना है मुझे। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो
तो पहला काम देखो, ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का ही है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का ही है, दोनों प्लस के हैं। अब जब दोनों प्लस के होंगे तो डायरेक्शन किस तरह लगेगी, अवे या टूवर्ड्स, क्या कहते हो, हैं अवे। गुड बॉय, गुड गर्ल, जो भी देख रहे हो, ये क्या बच्चों इस तरफ लगेगी, हाँ सर इधर ही लगेगी, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स इधर ही लगाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगाएगा। जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किधर, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, इधर ही। तो ये क्या हो गया, आर। इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने आर ले लिया। ठीक है, तो ये आर कैप यानी कि इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर बच्चों कोई लिखना चाहता है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता है, सर वेक्टर फॉर्म लिख दो इसका, तो क्या होगा, तो ये होगा इसका क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू, ये मत लेना, बताया था ना अभी मैंने, ये तो टेस्ट चार्ज है, क्यू डिवाइडेड बाय कितना बोलो, आर का स्क्वायर, और यहां पर लगा दोगे आर कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इधर ले लिया मैंने, ये जो यूनिट वेक्टर ना इधर चल रहा है, तो ये दिखा रहा है इसका मैग्नीट्यूड, ये दिखा रहा है इसका डायरेक्शन। तो यार ये ले लिया मैंने यहां पर इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया, इसका ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इसको क्या और तरीके से दिखा सकते हैं, जी सर कैसे, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या आर क्यूब कर लो और यहां पर लिख दो आर वेक्टर। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हाँ सर, ये कितनी बार सिखाओगे आप, ये आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर होता है, ये तो हमको अच्छे से याद हो चुका है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो बच्चों यही बात है ना, इस आर कैप की जगह पे आर वेक्टर बाई आर रखोगे, इसकी जगह पे आर वेक्टर बाई आर रखोगे तो आर पहले से था तो आर क्यूब हो जाएगा। तो यार एक फॉर्मूला निकल कर आया ना बच्चों, ये देख लो प्यारा सा फॉर्मूला निकल कर आ गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। यही होता है अपना वेक्टर फॉर्म, और कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने कूलॉम्स लॉ में भी सिखाया हुआ था, वही है और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यार ये आर वेक्टर लगेगा तो यहाँ पर आर क्यूब, और स्क्वायर लगाओगे तो ये क्या लगेगा, यहाँ पर कैप लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कैप। ठीक है, देखें जरा, मान लो कि यही सिचुएशन है मेरे पास और ये वेक्टर के फॉर्म में मुझे चीज दी गई है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सी जगह पे यहाँ पर। तो अब हमने इसको मिटाते हैं और इसको मिटा के आ जाते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। क्या करके दिखाता हूं, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करें, कैसे दिखाऊंगा, कैसे बताऊंगा, है ना। जरा देखो बच्चों, आप यूं मान लो एक ग्राफ है मेरे पास, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है जरा देखो। मान लो यार ये अपना वही एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये तुम्हें पता ही है एक्स वाई एक्सिस दो प्लेन लिया हुआ मैंने यहाँ पर, एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है। एक पॉइंट यहां है, ये पॉइंट पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। और ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितने पर होगा, एक्स पर होगा। एक्स तो मान लिया यार, क्या एक्स एक्सिस का, नहीं कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स डिस्टेंस मान लिया मैंने। तो मैं बोल रहा हूं ये ओरिजिन है, तो इसका इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू, और इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो क्या कहते हो, देखो एट पॉइंट P, सोचो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यार ये तो रहता है, ये K भी लिख सकते हो उस जगह पे, Q बाय आर क्यूब, और यहां पर कितना, R की जगह पे क्या लिख दूं, डिस्टेंस कितना था, X था, तो X की क्यूब, और यहां पर इस जगह पे जो आपका वेक्टर होगा, क्वांटिटी जो होगी वो किसके फॉर्म में होगी बच्चों, वेक्टर फॉर्म में होगी। जो भी वेक्टर लग रहा होगा इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास। ठीक है, तो ये तुम्हें पता ही यहाँ पर एक ही पॉइंट है, ये एक्स एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये तो मैं इसलिए क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर आई कैप लिख सकता हूँ। सोचो 2x आई कैप जो भी होता है यहाँ पर, है ना, एक्स आई कैप करके, है ना, यहाँ पर जितनी डिस्टेंस पर है वो भी लिख दो, है ना, एक्स आई कैप लिख दो, एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर के साथ में। कौन सा है हमारा पॉइंट, सही है। इसको काट दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, उस फॉर्म में आ जाएगा।
या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। क्या चीज, के लिख दो, क्यू बाय क्या लिख दो यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर आई कैप, सीधा कहानी खत्म, ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मान लो यहां पॉइंट लेता हूं, दिस इज क्यू, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्यू, और ये डिस्टेंस हमारा वाई हो गया। तो अगर आप देखते हो तो क्या लिख दोगे, एट पॉइंट क्यू क्या कहोगे, ये वाला लिख देता हूं। तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर, और यहां पर माइनस जे कैप, यूनिट वेक्टर लगाया, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ। यार इधर कर दूंगा तो वही हो जाएगा, इधर कर दूंगा तो वही हो जाएगा, ऊपर कर दूंगा तो वही पलट जाएगा इसका। लेकिन इसके अलावा यहां पर बीच में कहीं रख दिया आर, तब क्या कहोगे, एट पॉइंट आर, इस जगह पे। तो सर निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं। कैसे, देखो देखो, ये एक्स मान लो, तो ये पॉइंट ले लो कोई सा, है ना, ये यहां पर दिखाने के लिए एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, वाई मान लो। तो ये कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो यहां से लेके यहां तक का। तो क्या होना चाहिए बताओ, ई वेक्टर इक्वल टू क्या, के क्यू डिवाइडेड बाय क्या, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दूं ऐसे, फिर दोनों वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर तुम्हारे लिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस है यहाँ के बीच का, है ना, वो भी रूट के अंदर, और साथ में इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लूंगा तो तुम्हें पता ही है कि यहां पर क्यूब वाला फॉर्मेट लगा देता हूं यहां पर। तो क्या हो जाएगा सर, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, बोलो इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा स्क्वायर था ना बच्चे, स्क्वायर लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आया, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आर स्क्वायर, और ये वेक्टर खुला हुआ है। तो यार ये क्या बन गया बच्चों बताओ, तो ई वेक्टर बन गया सर के क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने x पे, y पर, नेगेटिव y पर, या पॉजिटिव x पर, या बीच में कहीं पे भी इस तरीके से वेक्टर फॉर्म दिखा सकते हो, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम करा दो, थोड़ा सा चैन पड़े कि भाई क्या सीखा है हमने अभी तक। तो मैं अब क्या करा रहा हूं, इनके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसके अंदर सुपर पोजिशन है, उसके भी न्यूमेरिकल्स चलेंगे बच्चों, है कि नहीं, इसके ऊपर पूरी एक डीपीपी सॉल्व करा के दिखाऊंगा तुम्हारे को। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, जिस प्रॉब्लम के जरिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना चाहता हूं। प्रॉब्लम के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगता कैसे है, कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाते क्लैरिटी और आ जाती है। तो चलो इसके ऊपर कुछ सिंपल पहले सिंपल, ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं बच्चों। तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराता हूं, बढ़िया सा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरा यहां पर देखना, पहले से मैं ना कुछ लिख देता हूं यहां पर, वी नो दैट, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानते होगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो समराइज कर देता हूं फटाफट बच्चों, याद रखना कि E इक्वल्स टू के क्यू बाय क्या लिख रहे हैं यहां पर, आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। कौन से चार्ज के लिए, पॉइंट चार्जेस। आप ये फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हो, आप और बड़े बड़े सोर्सेज ऑफ चार्जेस के लिए नहीं लगा सकते। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, किसकी वजह से है ये, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। सर ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता ही है कि E इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो सर, वही के क्यूब बाय आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। कोई ये भी लिख सकता है, कोई ये भी लिख सकता है भाई, इसको इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, चल है ना, इसी लाइन के आगे लिख देता हूं क्या, कि E वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर कैप लगा लो। ये तो सीखा है। हाँ, अब इसको सीखने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। जैसे क्या, ये मिटा दे रहा हूं, ये बताना था, थोड़ा सा डायरेक्शन पता ही है तुमको, सब कुछ पता ही है, पीछे थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा देखो। अब मैं आप इसके ऊपर लेता हूं बच्चों प्रॉब्लम, ताकि तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आए। तो इससे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर देखो, सॉल्यूशन है ना, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान समझो। क्या कहता है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए सिखाया गया, तो पॉइंट चार्ज 6 माइक्रो कूलम एट 10 सेंटीमीटर। जरा बताओ, गिवन क्या चीज है, क्यू कितना है, 10 कितना था, 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस कितने का है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी 10 की पावर -1 मीटर। और ये तो पता है 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। क्या सर ये इतना आसान, हाँ सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर।
9 इंटू में 10 की पावर 9, क्यू की जगह पे कितना बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर -6, और आर की जगह कितना बच्चों 10 की पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको काट पीट दें, हाँ सर काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 54, और यहाँ हो गया 10 की पावर 3, और ये जाएगा बच्चों यहाँ पर -2 आएगा तो 5 चले जाएगा। ठीक है, तो कितना आना चाहिए बताओ, तो ऊपर बच गया 10 की पावर, देखो थोड़ा ध्यान से, तो 3, ठीक है, और नीचे कितना बच्चों यहाँ बताओ 10 की पावर -2, तो उठा के जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा ऊपर, तो 54 इंटू 10 की पावर कितनी 5, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया आराम से। तो कौन सा ऑप्शन बता दो, तो ये है ऑप्शन ए। क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट कि भाई पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज में से कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए ये निकाल सकते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है ये। गॉट इट, चलो फटाफट करते हैं अगला प्रॉब्लम, आ जाते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 2 पर। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 पे जो आंखें गड़ा के बैठो, देखो ये आंखें दिख रही है तुम्हारे को, तो आंखें गड़ा के बैठो इसके ऊपर, जरा देखो। फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम विल बी। ओ सर कितना आसान, गिवन क्या है सर, ये ई वेक्टर ई दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो ऐसे, क्या ना, कितना दिया बच्चों, तो 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोटॉन दिया है, तो चार्ज कितना हुआ प्रोटॉन के ऊपर, कोई बता दे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोर्स। तो बता दो फोर्स क्या होता है सर, तो Q इंटू में E होता है, हाँ सर, तो Q कितने का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, E कितने का 20, तो न्यूटन कितना फोर्स आ जाएगा, मतलब ये 10 ये कट गया, 32 इंटू 10 की पावर -19 न्यूटन, और इसको ढंग से लिखो तो 3.2 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। तो कौन सा, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, फोर्स भी निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सॉल्यूशन नंबर 2। आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 3, थर्ड पे, स्क्रीन के ऊपर देखो ध्यान से, अच्छा प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट हिलाएगा तुम्हारा, थोड़ा ध्यान समझना क्या बोलता है। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉल हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड। ओके सर, एक ना सिल्क थ्रेड है और उसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल लटकी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज बॉल लटकी हुई है, ये सिल्क थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है। ठीक, आगे क्या बोलता है बच्चों, क्या बोलता है कि वी पुट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट अ पॉइंट एंड, यहां पर कोई मान लो इस जगह पे क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है, और डिटरमाइन किया है F बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिटरमाइन किया है, दैट इट कैन बी प्रिडिक्टेड, जो प्रिडिक्ट किया है तुमने, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मतलब कि ये चार्ज बॉल रखी हुई है और ये चार्ज लेकर आ रहे हो, इस चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो तुम वही तरीका था ना, पहले चार्ज लाओ फिर फोर्स निकालो फिर F बाई क्यू नॉट निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन में कह रहा है कि बताओ कि वो बराबर होगा E बाई क्यू नॉट के, ग्रेटर देन होगा, स्मॉलर होगा, या निकाल ही नहीं सकते। तो पहली बात तो बता दूं कि जो बच्चा अगर इसका आंसर कहता है कि सर इसका आंसर F बाई क्यू नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो गलत है। सर अभी तो आप F बाई क्यू नॉट ही सिखा रहे थे, पॉइंट चार्ज के लिए था, इसके लिए था पॉइंट चार्ज के लिए, पर ये पॉइंट चार्ज है नहीं है, ये बहुत सारा चार्ज का कलेक्शन है। तो जब बहुत सारा चार्ज का कलेक्शन होता है बच्चों, और जब मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लेकर आऊंगा, बेशक से बहुत छोटा है, लेकिन जैसे इसको पास में लेकर आऊंगा, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊंगा, तो क्या होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, और जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो ज्यादातर चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जब ज्यादातर चार्ज अगर इस तरफ शिफ्ट हुए तो उन दोनों के बीच का जो एक्चुअल जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स कम आएगा, फोर्स कम आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम आ जाएगा। यानी इसको पास लाने से चार्ज इधर शिफ्ट हुए तो इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो गया, और इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो जाने से यानी कि देखो E इक्वल टू F बाई क्या होता है क्यू नॉट, तो F अगर चेंज होगा तो E भी चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा कि डिस्टेंस जो है थोड़ा बढ़ जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से R क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इफेक्टिव, वो भी इफेक्टिव R बढ़ेगा, तो इफेक्टिव F क्या होगा,
इफेक्टिव एफ क्या होगा, कम होगा, फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा यानी रियलिटी में कम होगा, पर हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ज्यादा आ रहा होगा। समझ में आ रही बात है? तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो बोल रहा है कि देन प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा एक्चुअली में जो होगा, एक्चुअली में जो होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा। तो मान लो कि चार्ज इधर चले गया तो फोर्स कम हुआ, फोर्स कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम निकल कर आ रहा है। पर रियलिटी में है ना, अगर तुम देखोगे डिस्टेंस तुमने अगर यहां तक का ले लिया होगा तो तुम्हारा कैसा आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। पर रियलिटी में वो पीछे सरक जाने की वजह से, इसके पीछे चले जाने की वजह से वो कम आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, जो डिटरमाइन करोगे वो ज्यादा होगा, पर एक्चुअली में थोड़ा कम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि चार्ज थोड़े पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा कम हो जाएगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन बता दो, सी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम आएगा, फोर्स कम हो गया तो फील्ड भी कैसा आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। कॉन्सेप्चुअल था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, डिस्टेंस, चार्ज का डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से फोर्स कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये आंसर। अगला बढ़ते हैं बच्चों सॉल्यूशन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्या बोलता है, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ। ये तुम्हारे पे छोड़ा मैंने, है ना, डायमेंशन बताओ। स्क्रीन के ऊपर देखो, बोला डायमेंशन, अभी भी निकालता हूं डायमेंशन। तो इसका आंसर तो वैसे जो भी है तुम कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो, बट मैं बता देता हूं वैसे तो चल ऑप्शन है ये, ठीक है ना, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तो हटाओ, तो पता था ये। अब आ जाते हैं सोल्यूशन नंबर 5 पर, फिफ्थ सोल्यूशन पर। फिफ्थ क्या बोलता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। किसी एक वाटर ड्रॉप को क्या करना है, सपोर्ट करना है। और सपोर्ट करने के लिए क्या करना है मेरे को, ऑफ मास 10 kg, 10 की पावर -3 kg है, हैविंग चार्ज 1.6 × 10 की पावर इतना कूलम। ठीक है, एक पानी का एक ड्रॉप है, इस पर एक फोर्स किधर लग रहा होगा, तो mg लग रहा होगा, 10 की पावर -3 × 10 यानी 10 की पावर -2। ठीक है, ये इतना लग रहा है आपका kg, न्यूटन फोर्स है ना, न्यूटन। m दे रखा है बच्चों, उन्होंने खुद ही दे रखा है। उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए जिसकी वजह से तुम इसके ऊपर चार्ज है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, यही है। ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगे, फील्ड लगे जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जाए। तो सर ये इधर लगेगा, F = कितना, QE। यही इसको क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, तभी जाके रहेगा ये। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन ही पूछा था उसने कि कितना क्या चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम जानते हो कि यहां पर ये वाला QE किसके बराबर होगा बच्चों, mg के बराबर होगा, तभी बात बन सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना, mg/q। तो mg तुम निकाल चुके हो 10 की पावर -2, ये कितने का बताओ, 1.6 × 10 की पावर -19 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व करो, इसको कैलकुलेट करो बच्चों, तो आ रहा है आपका 6.125 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाला। ये सॉल्यूशन नंबर क्या था बच्चों, 5। आई होप बात आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो आ रही है। तो ये सॉल्यूशन नंबर क्या था, 5 था। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मेरे को लगता है कि ये 6th प्रॉब्लम जो है वो एकदम से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, सॉल्यूशन नंबर 6th, ठीक है। अब सॉल्यूशन नंबर 6 जो है क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may just float in electric field intensity of 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एक कॉइन है, उसका मास दे रखा है, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा, mg। ठीक है, और उसके बाद वो बोलता है कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं इसके ऊपर से जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जाए ऊपर की तरफ, ऐसे। तो सर ये हो जाएगा आपका QE, तो यानी फिर वही हो गया QE = कितना हो गया, mg। पर Q को कैसे खोल सकते हो, NE = यहाँ पर mg। बता दूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q = कितना होता है बच्चों, Ne होता है। तो E = कितना आ जाएगा, mg/में E इंटू में सॉरी यार n निकाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E हो जाएगा। जी सर, तो n = कितना, m के कितना, m कितना है
1.6 इंटू 10 की पावर -3, जी कितना 10, ई कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 10 टू द पावर 9। सॉल्व करो तो इट विल गिव्स यू 10 टू द पावर 8 इतने इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्लियर है? कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा है ना अभी उसको मैं करा रहा हूं। समझ में आ रही बात ये चीज? तो इस तरीके से बच्चों मेरे को लगता है कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर मैं अब जो लूंगा एक इक्विलिब्रियम का केस समझाऊंगा और सुपरपोजिशन, उसके ऊपर कुछ अच्छे प्रॉब्लम करा देता हूं, उसके बाद डीपीपी सॉल्व कराऊंगा। गॉट इट? तो इसी सीरीज में बच्चों अगला जो हमारे पास है वो क्या चीज है वो समझ लो जरा एक बार। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है यार, ये पुरानी बात है, वही वाली बात है। क्या बात है बच्चों कि हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज नहीं, इंटेंसिटी होगा बच्चों, एक जगह निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आर इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी खूब सारे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी चार्ज के अराउंड, तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे तुमने सुपरपोजिशन किसमें किया था? कूलॉम्स लॉ में, सेम वही है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट है, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां चार्ज है Q2, यहां मान लो चार्ज Q3, तो ये इसकी वजह से मान लो ये इधर लगा देगा E1, ये क्या लगा देगा इधर E2, ये क्या लगा देगा इधर E3। ऐसे n चार्जेस ले सकता हूं, ठीक है। मान लो ये R1 है, या R2 है, या R3 है। तो यार ये कहता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो इसका वेक्टर सम होगा ना टोटल, वो क्या होगा? E1, E2 और E3। 3 चार्ज लिया है तुमने, तो तीनों का इंडिविजुअली सम कर दो। और अगर तुम्हारे पास n चार्जेस होते तो सर यही होता, E इक्वल टू कितना? E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 और En वेक्टर। ऐसे इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूं मैं आपको, इसके ऊपर और एक इक्विलिब्रियम केस के ऊपर प्रॉब्लम करा देता हूं, ठीक है। तो इसको कराने के बाद आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। और इसके बाद बच्चों मैं क्या करूंगा कि एक लेक्चर आपका डीपीपी का बनेगा, जिस डीपीपी के अंदर मैं दोनों के ऊपर बढ़िया बढ़िया सिलेक्टिव प्रॉब्लम, एक धमाकेदार प्रॉब्लम लेकर आऊंगा, जिस डीपीपी को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि भाई अगर तुमने ये लेक्चर देखा हुआ है तो उसको सॉल्व करना कितना ईजी है। सारा डीपीपी करके सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम्स नेक्स्ट डीपीपी में मैं डालूंगा, ठीक है। तो इसलिए पहले तो इसको समझ लेते, थोड़ा समझ ले कि है क्या चीज है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन थी बच्चों। अब इस डेफिनेशन के बाद जो कि सुपरपोजिशन को अभी अभी हमने देखा, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं आपको, कितना आसान लगेगा सर, कैसे समझो। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं आपसे कि ना अगर आपको निकालना है यहां पर इस जगह पे, जरा देखो कि एक पॉइंट लेता हूं ये, और ये एक पॉइंट ले लेता हूं, P बोल लेता हूं, और ये क्या बोल देता हूं Q। क्यों नहीं लेते यार, A भी ले लेते, Q ले लेंगे तो चार्ज दिखाई पड़ेगा, फिर मजा नहीं आएगा। और ये एक पॉइंट है P, यहां पे चार्ज Q, यहां पर भी चार्ज Q, आइडेंटिकल चार्ज लिया मैंने। क्या लिया है? आइडेंटिकल चार्ज। और मैं आपसे कहता हूं ना कि इस जगह पे क्या निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, कितना होगा इस जगह पे। तो ये बताओ ये कितना, अगर ये बोलूं डिस्टेंस कितने का है बच्चों, D का है,
और ये कितने हो जाएगा, तो d/2 बीच में रखा हुआ है, तो d/2 का डिस्टेंस है। तो ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, ये सर ये इधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इधर होगा, ये कहां लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इधर होगा, भाई ये इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो अब यार तो कैसे करूं, तो सबसे पहली बात तो क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, हाँ सर, तो बताइए जरा एक बार कि ई ए क्या निकलेगा, ई ए यानी इसकी वजह से यहां से लेके यहां तक, तो सर निकलेगा के क्यू बाय d/2 का होल स्क्वायर, खोल खाल दो इसको, तो कितना जाएगा 4k³ बाय क्या d², किधर जा रहा है, टुवर्ड्स AP, टुवर्ड्स, हालांकि यहां चुटकियों का आंसर 0 आंसर है, सब समझ रहे हैं, लेकिन समझा दे रहा हूं, टुवर्ड्स AP। फिर EB क्या निकलेगा इन दोनों के बीच का, सर वही आएगा 4k³ बाय d², और टुवर्ड्स कहां, टुवर्ड्स AP था, AP ये कहां है बताओ, इधर जाओगे तो BP, तो टुवर्ड्स आ जाएगा टुवर्ड्स BP। तो क्या इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दो चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं ना, है कि नहीं, हाँ सर, तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो ई टोटल या ई नेट जो आएगा आपका E1 माइनस E2, वो भी दोनों सेम है, तो आंसर कितना आ गया 0, या EA EB, और EA बराबर है किस चीज के, EB के, इसीलिए आंसर इसका कितना आया 0, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सवाल में एक बार ट्विस्ट डाल देता हूं ये हमारा यहां निकालना था, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है। तो जैसे मान लो इसी सवाल में, यही सवाल है बच्चों, एक मैंने यहां Q एक लिया है माइनस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और ये A और ये B, और ये बीच में कोई पॉइंट P, डिस्टेंस वही D, और ये कितने का d/2 का। अब बताओ यहां कितना निकलेगा, 0 नहीं सर, देखो कैसे, अगर मान लो कि ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, इस तरह बनाएगा ड्यू टू A, और ये वो इधर का मार देगा इसको, वो भी इधर लगा देगा, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। क्या दोनों एक ही तरफ आ गए, हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि EA एंड EB आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन दोनों की कैसी है, सेम, तो ऐड हो जाएगा, दोनों एक ही 0 डिग्री एंगल पे जा रही है, तो दोनों कैसे हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब दोनों ऐड हो गई तो कितना, सर मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा ना, KQ1, ये जैसा यहाँ के बीच का निकाला था, इनके बीच का मैग्नीट्यूड वही आएगा, माइनस मत लेना, माइनस तो सिर्फ दिखाने के लिए कि इधर अट्रैक्ट होगा, इधर रिपेल होगा, तो इधर कितना आएगा वही आएगा, इधर कितना आएगा वही आएगा, तो सर यहाँ जो E टोटल आने वाला है आपका, वो आने वाला है EA प्लस का EB, और EA यानी इनके बीच का क्या होगा, KQ बाय d/2 का होल स्क्वायर, इधर KQ बाय d/2 का होल स्क्वायर, माइनस मत लगाना, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को पता लगाने के लिए होता है, मैग्नीट्यूड में मत लेना कि कंफ्यूज कर दो 0, ऐसा नहीं होगा। तो यहां कितना हो जाएगा, कर दूं डायरेक्टली कर दूं, तो देख लिया 4 ऊपर चले जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 8KQ बाय d², और अलोंग किसकी डायरेक्शन में लगेगा, इधर, अलोंग कैसे, P से A की तरफ, अलोंग P, आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं सर, आसान है। तो यानी कि दो चार्ज की वजह से बीच में निकालना हो, एक प्लस, दो प्लस के बीच में लाइक चार्जेस हो गया, ये कैसे कह दूं है, कैसे है बच्चों, ये लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस की वजह से, और ये किसके लिए बच्चों, अनलाइक चार्जेस के लिए, किसके लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए। अगला देखो जरा, मैं बताता हूं इसमें प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, बढ़िया बढ़िया। देखो अगर मान लो कि इसी में दो सिस्टम चार्ज, दो चार्जेस का सिस्टम समझा रहा हूं आपको, दो चार्ज का सिस्टम समझाने में फिर आपको समझ में आएंगी बातें। देखो जरा, इसमें क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा जिसकी वजह से 0 हो जाए, जैसे कूलॉम लॉ में सीखते थे थर्ड चार्ज कहां रखे जिससे इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसे यहां पर पूछते हैं कि कहां पर मैं एक चार्ज रखूं या कौन सा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो जैसे मान लो कि एक यहां से लेता हूं एक पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, D।
यहां पर एक चार्ज रख देता हूं, कितना, प्लस का E, और इधर क्या देता हूं, प्लस का 4E। मैं कह रहा हूं कि फाइंड लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। आपको लोकेशन निकालनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ठीक, तो हम देखते हैं कि बीच में होगा कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा, बीच में कि लेफ्ट में कि राइट में, देखना पड़ेगा भाई। ओके, अगर मान लो यहां निकाल रहे हो, इस जगह पे आ जाओ, क्या ख्याल है आपका यहां पर? ये बताओ कि ये A है तो ये इधर लगाएगा EA, जी सर। ये कहां लगाएगा? वो भी इधर ही लगा देगा। ये क्या लगा देगा? EB। अरे यार, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगेगी, तो इधर क्या इक्विलिब्रियम आने के चांसेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के चांसेस हैं? नो चांस। तो ये तो लेफ्ट साइड में तुम रख नहीं सकते, चांस ही नहीं भाई। कैसे? दोनों एक तरफ लगा देंगे तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। बल्कि इधर भी नहीं होगी, सेम केस वही है ना भाई। ये EA इधर लगा देगा, EA इधर लगा देगा, EB इधर लगा देगा, तो भी 0 होने के चांसेस नहीं है। तो चार्ज को तुम लेफ्ट राइट में तो रख नहीं सकते, तो चार्ज को कहां पर रख सकते हो? बीच में रख सकते हो, कहीं पर, इनके बीच में। कहां वो नहीं पता, कहां वो नहीं पता। ठीक है, अच्छा, लेकिन इतना पता है यार कि भाई ये ना क्लोजर होना चाहिए थोड़े छोटे वाले चार्ज के, बड़े वाले चार्ज के बगल में कैसे? मान ले यहां रख दिया, सपोज करिए ये है P पॉइंट है, ये किधर लगाएगा? इधर EA। वो किधर लगाएगा? इधर EB। तुमको पता है कि अगर तुमने इस पॉइंट को इसके पास में रख दिया तो ये ज्यादा फोर्स लगा देगा, और ये बेचारा नन्ना मुन्ना प्यारा छोटा सा बच्चा वो कम लगा पाएगा, तो वो तो जीत जाएगा। तो बड़े वाले चार्ज से दूरी बना के रखनी है ताकि उसका फोर्स कम पड़ जाए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम पड़ जाए। दूरी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। R बढ़ेगा तो E कम होगा। सही है। तो बड़े वाले चार्ज से क्या बना के रखनी है? दूरी। तो इसलिए ये थोड़ा इसकी तरफ रहना चाहिए। गॉट इट? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलो देखो कैसे करता हूं मैं इसका सोल्यूशन, जरा देखना बच्चों इस बार। इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो भाई इसका डिस्टेंस मान लो कि ये कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक x डिस्टेंस पर है। तो मैं लिख रहा हूं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? 0। तो यार EA मस्ट बी इक्वल्स टू EB, दोनों बराबर होने चाहिए तभी बात बनेगी। तो EA किसके बीच का फोर्स है? EA किसने लगाया था? इसने लगाया था। EA यहां से लेके यहां तक का, बोलो हाँ। तो कितना होगा? KE/x² इक्वल टू EB किसने लगाया? ये इन दोनों के बीच का। तो K4E डिवाइडेड बाय, देखो कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक कितना होगा? तो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, हाँ सर। तो ये कट गया, KE कट गया, इधर क्या बच गया? 1/में x का स्क्वायर, इधर क्या बच गया? 2 में D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वो प्लस माइनस का खेल बनेगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/x इक्वल टू 2 में D माइनस एक्स। क्रॉस करो, D माइनस एक्स इक्वल टू 2x, D इक्वल टू 3x और x इक्वल टू D/3। थर्ड डिस्टेंस पे, यानी x जो होगा ऊपर डिस्टेंस का थर्ड पार्ट होगा। निकल गया इतनी दूरी पर। और उधर से करोगे तो 2D/3। इधर से है ना, ये कहां से है? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है। मान लो कि तुमको इसी सवाल को जल्दी करना हो MCQ बेस पर, तो मैं इसका एक ट्रिक भी बता देता हूं। इसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो देखो, कि मान लो कि तुमको डिस्टेंस निकालना है कि कहां पर वो है। मैंने आपको कूलॉम्ब्स लॉ में भी सिखाया था, तो वही वाला है ना। देखना क्या होता है, √Q1 डिवाइडेड बाय √Q1 प्लस का √Q2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ D, जो टोटल डिस्टेंस है आपका। करो देखो करके। Q1 को मैंने क्योंकि हाँ स्मॉलर चार्ज लिया तो स्मॉलर चार्ज के बिहाफ पे सॉल्व कर रहा हूं, तो उसको छोटा चार्ज ले लो तो कितना आ जाएगा? √E, ये कितना हुआ? √E, √4E और ये D का होल स्क्वायर है भाई।
अब बोलो जरा यहां पर अगर करना चाहते हैं क्वेश्चन को तो कैसे होगा, जरा देखो कैसे कैसे निकलेगा यहां पर। तो का होल एक मिनट बच्चों, क्या होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहां सिंपल ही है। तो क्या होगा बच्चों यहां पर, तो अंडर रूट ई, यहां पर हो गया अंडर रूट ई, यहां कितना हो गया 2 अंडर रूट ए, यानी साथ में डी भी मल्टीप्लाई होगा, डी मल्टीप्लाइड है। तो क्या आना चाहिए बताओ, यहां हो गया अंडर रूट ई, यहां कितना हो गया 3 अंडर रूट ई, इससे कट गया तो कितना आ गया d/3, आ गया आंसर, है ना चुटकियों में। तो ये सिंपल तरीका, डायरेक्ट करना हो तो ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यार कहां पर रखेंगे, तो बीच में कहीं रखेंगे d/3 छोटे चार्ज से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। लेकिन क्या है, दोनों सेम चार्जेस है, नहीं लाइक चार्जेस के लिए है। कैसा है, लाइक। और अगर ये अनलाइक होगा, कैसा होगा, अनलाइक, तो क्या होगा सर, अनलाइक चार्जेस के लिए, उसके लिए भी करके दिखा देता हूं। इसको रब कर दूं, ठीक है, इसको रब करता हूं। मान लो अनलाइक चार्ज के लिए निकालना है, ये यहां ले लेते हैं कितना 4 e ले लें और माइनस का 9 e ले लेते हैं, माइनस एक प्लस में एक माइनस में, पॉइंट ए ये पॉइंट बी, कहां रखे, बीच में देखें, पहले देख रहे थे जैसे बीच में कहीं भी, मान लो पी रखता हूं, हो सकता है पॉसिबल, देखें एक बार, देखते हैं ये किधर खींचेगा इसको, इस पॉइंट पर किधर बनाएगा सर, इधर बनाएगा, इधर तो बनाएगा बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव मानते हैं ना, इधर बोलो तो सर ये इधर बन जाएगा, ये तो इधर खींच लेगा, तो ई ए और ई बी इस बार बीच में नहीं आएगा जी, तो बीच में तो पॉसिबिलिटी नहीं। अब लेफ्ट या राइट में, इधर की इधर, क्या इधर लगा सकते हैं, क्या इधर लगा सकते हैं, बताना जरा। तो इधर भी नहीं लगा सकते यार, बताया तो पहले ही, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई आपको बड़े चार्ज से दूरी बनानी है। अगर तुम बड़े चार्ज के पास चले तो यही खींच लेगा इस बेचारे का, तो वहां तक फील्ड भी नहीं पहुंच पाएगा, हो सकता है 9 गुना बड़ा है उससे वो, तो बड़े चार्ज से दूरी बना के रखनी है, तो किधर रखना पड़ेगा, छोटे चार्ज की तरफ। यानी रियलिटी में क्या करना होगा बच्चों, मुझे प्लस ई है, ये माइनस का 9e है, ये डिस्टेंस d है, क्या है डिस्टेंस बच्चों, d है डिस्टेंस, तो कहां रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए, यहां पे कहीं पे। अगर मैं इधर कहीं रखूंगा, कहीं भी मुझे नहीं पता कितना है, मैंने कितना मान लिया x डिस्टेंस, ये मेरे लिए p पॉइंट हो गया। तो बताओ क्या a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये है, तो a किधर बनाएगा सर, इधर बनाएगा e a, b कहां बनाएगा, इस तरफ, दोनों उल्टे बन गए ना, तो पॉसिबिलिटी है कि 0 हो जाए। तो मैं लेता हूं कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए क्या ई ए बराबर होना चाहिए ई बी के, तो ई ए बोलो ये कितना, तो सर लगाएगा के ई बाय यानी के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, ये कितना ई बी यानी ये यहां पर बोलो के 9e, अरे वो माइनस का मत लगा देना, माइनस तो सिर्फ साइन के लिए होता है, डायरेक्शन पता लगाने के लिए, और यहां पर कितना, तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ना यहां से लेके यहां तक, तो के ई गया, इधर क्या बचा वही 1/x का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा 3 में d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, काट पीट दो, प्लस माइनस कर दो पूरा, तो कितना आ जाएगा 1/x इक्वल टू 3/d प्लस एक्स, d प्लस एक्स है ना, सही कर रहे हैं, हाँ सही है, d प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3x, उधर ले जाओ, तो d इक्वल टू 2x और x इक्वल टू आ गया d/2, यानी ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का आधा होगा। ठीक, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास बच्चों, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ट्रिक देखो, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका ट्रिक क्या है जरा देखो, इसका ट्रिक कहता है डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट Q1 अंडर रूट ठीक है यहां पर Q2 माइनस Q1 टाइम्स ऑफ D, ठीक है, और Q2 लार्ज होना चाहिए तभी घटा पाओगे ना, वरना नेगेटिव आंसर आ जाएगा।
तो जरा देखो x इक्वल टू, ये पहले प्लस था और अभी क्या हो गया माइनस, तो अंडर रूट में Q1 की जगह क्या लिखूं पहले चार्ज को, तो सर E लिख लो। ये बड़ा चार्ज जो है वो कितना हो गया बच्चों 9E हो गया, ये कितना हो गया रूट E हो गया टाइम्स ऑफ D हो गया, कितना आया रूट E, ये कितना 3 रूट E माइनस रूट E टाइम्स ऑफ D, कितना ऊपर आ गया बोलो रूट E, नीचे कितना आया 2 रूट E टाइम्स ऑफ D, रूट E गया x इक्वल टू D/2, वही आंसर आया। तो अनलाइक चार्जेस हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, लाइक चार्जेस हो तो जो मैंने पिछला बताया था वो लगा देना। समझ में आ गया इक्विलिब्रियम के चक्कर पक्कर, कहां रखेंगे तो क्या, सेम चार्जेस हो तो बीच में रखो, साइड में नहीं रख सकते, और अनलाइक चार्जेस हो तो साइड में रखोगे, बीच में नहीं रख सकते। लेकिन साइड में भी कहां रखोगे बोलो, किधर, हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास, बड़े चार्ज के पास नहीं, वो ज्यादा फोर्स लगा देगा। गॉट इट, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। इसमें मैं एक थर्ड वाला बता देता हूं एक बार, है ना, ये 2 चार्ज के सिस्टम था, 2 चार्ज के सिस्टम के लिए तुमने अच्छे से कर लिया है, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात हो रही होगी बच्चों, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई दिया है। इसमें मैं क्या करता हूं इस लेक्चर के अंदर एक दो प्रॉब्लम और लेता हूं, फिर डीपीपी में और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम लेके मैं आऊंगा। जरा देखो, अगर मान लो कि मैं कहता हूं आपके पास एक ट्राइंगल है, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, और ये जो पॉइंट है बच्चों ये P पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और मैं बोलता हूं कि क्या करो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, पॉइंट P पे निकालना है, इस जगह पे निकालना है। तो कैसे लगाऊं सर, कैसे, आसान है बच्चों, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये इधर लगाएगा तो ये हो जाएगा EB, ये इधर लगाएगा तो ये हो जाएगा EA, ये एंगल कितने का 60 का, ये एंगल कितने का 60 का, 60 का क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बताओ जरा कि कैसे निकालूं, तो भाई बता दो रिजल्टेंट कैसे निकलता है बोलो, तो सर ये ऐसे निकलता है, EA का स्क्वायर EB का स्क्वायर 2EA EB cos 60 डिग्री। तो EA कितना बता दो, EA, तो EA जो निकल कर आएगा, ये यहां से देखो बच्चों, तो KQ/A², EB कितना, हाँ KQ/A², मतलब सेम ही है, तो यानी कि EA EB बराबर है, E मान लो इसको, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, E का स्क्वायर 2E², हाफ से हाफ कट गया, ER इक्वल टू सीधा हो गया ना √3E, ऐसे ही E की जगह पे लिख दो यहां पर KQ/A², हाँ डायरेक्शन क्या, ये बीच में से ऐसे निकल जाएगी ऐसे, ठीक है, गॉट इट, बहुत आसान प्रॉब्लम है, गॉट इट। तो कुछ और लगातार प्रॉब्लम हम कर रहे हैं बच्चों सुपरपोजिशन के ऊपर, कुछ और प्रॉब्लम बढ़िया सा ले लेता हूं मैं, और उसके बाद इसको लेक्चर को फिनिश करेंगे, और फिर इसके ऊपर और बढ़िया से प्रॉब्लम लेकर आऊंगा जेईई मेन एडवांस और नीट और बोर्ड के क्वेश्चंस को लेते हुए, जो डीपीपी में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आ गया अपना सोल्यूशन नंबर 6 क्वेश्चन जो है, बाकी जो आप स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है बच्चों। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों कि ABC इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, चार्ज प्लस Q आर प्लेस्ड एट द ईच कॉर्नर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O विल बी। यार बच्चे 1 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए, देखो प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, और ये रहा इसका O पॉइंट, बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा सर, ये इधर लगाएगा, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो इधर लग गया EA, ये किधर लगाएगा बच्चों EC, इधर लगाएगा, ये इधर किधर लगाएगा बच्चों, ये हो गया EB। याद करो एक पुरानी बात मैंने क्या सिखाया था जब मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था, कि अगर एंगल कितने डिग्री का हो, 120 डिग्री का हो, और इक्वल मैग्नीट्यूड हो, कितना हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, तो वो एक साइक्लिक वेक्टर बना देते हैं, और इन सबका सम कितना आता है, EA वेक्टर, EB वेक्टर, EC वेक्टर 0।
तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, अगर कभी इस तरह से चीजें बन जाए 120 डिग्री के एंगल पर इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए बच्चों। यहां से तुम्हें पता ही है कि ये चार्ज की क्वांटिटी सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि EA, EB और EC कैसा होगा, सेम ही होगा। आई होप ये आपको बात अच्छे समझ में आ रही है। तो ये है, इसका आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी। गॉट इट? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ये ध्यान रखना 120 डिग्री के एंगल पर, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है बच्चों, क्या बिठाएं सर दिमाग में? ये कि इस तरीके का वेक्टर अगर आता है और कोई भी वेक्टर जो है इस तरीके से सेम है हमारे पास, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा बच्चों? इसका आंसर हमेशा आएगा आपका E नेट इक्वल टू 0। ई लिया है तो फोर्स लेता तो फोर्स का 0। ठीक है, आओ अगला देखो, सोल्यूशन नंबर 6। सोल्यूशन नंबर 6 तो हो गया बच्चों, 7th है ना, 7th पर आते हैं बच्चों। अब 7th क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड ईच कॉर्नर इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस एट द कॉर्नर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। बच्चों इस पॉइंट को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं, वो समझ लेना थोड़ा सा ध्यान से। क्या है बच्चों कि अगर कोई सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक केस आ जाए बच्चों, कौन सा केस आ जाए? सिमेट्रिक केसेस आ जाए। ठीक है, कौन सा केस? सिमेट्रिक केसेस। तो सिमेट्रिक केसेस के अंदर हमेशा आंसर 0 होता है, जैसे कि, और चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये है प्लस का Q प्लस का Q, यहां पर अगर कोई तुम्हें बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना आएगा बच्चों? 0। चलो बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये कंडीशन है ट्राइंगल वाला, जैसा अभी थोड़ी देर पहले पिछले न्यूमेरिकल में कराया था मैंने बच्चों, है ना, इस कंडीशन में, ये बताओ जरा इस कंडीशन में यहां पर इस जगह पे क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ? तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0। ठीक है, अगर मान लो ये स्क्वायर है, क्या है ये? प्लस का Q प्लस का Q प्लस का Q प्लस का Q, और इसके सेंटर पे निकालना हो, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सिमेट्रिक केस बनते ही, क्या केस बनते ही? सिमेट्रिक केस बनते ही इनका आंसर क्या आने लगता है बच्चों? 0 आने लगता है। इन सभी केसेस के अंदर सब पे याद रहे, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसकी बात, ये बात आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी जो E नेट आएगा आपका, वो कितना आएगा? 0। E नेट कितना आएगा? 0। तो इन सिमेट्रिक केसेस के अंदर आंसर हमेशा क्या आ रहा है? 0। तो सोल्यूशन नंबर 7, सोल्यूशन नंबर 7 बच्चों पॉलीगन है और आपको बताइए सेम मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो आंसर कितना आएगा इसका? तो बच्चों इसका जो सोल्यूशन है वो होगा ऑप्शन सी। इसका भी आंसर 0। चाहे कैसा ही पॉलीगन बना लो, ये आप बना लो, स्क्वायर बना लो, ये आपका पेंटागन बना लो, हेक्सागन बना लो, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आंसर हमेशा बाय सिमेट्री आंसर कितना आता है? 0 आता है। दैट्स इट। तो हो गया सोल्यूशन नंबर 7। गॉट इट? बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छे से प्रॉब्लम करते रहोगे, क्योंकि ऐसा है ना कि खाली थ्योरी करने से काम नहीं बनती, जितनी क्वालिटी प्रॉब्लम्स करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सब्जेक्ट में ग्रिप आती जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर लेक्चर के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स ले सकूं, ताकि आपको उससे क्लैरिटी आ जाए, है ना। थोड़े थोड़े सवाल करने से मजा नहीं आएगा। मजा करना है, बढ़िया से करना है, तो प्रॉब्लम्स करना सीखो, ज्यादा प्रॉब्लम करना सीखो। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 8। सोल्यूशन नंबर 8 बच्चों, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है। वो क्या बोलता है कि ना तुमको एक ऐसा ट्राइंगल, स्क्रीन पे तुम्हारा डायग्राम भी दिख ही रहा होगा बच्चों, यहां पर जरा देखो, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इधर बनाया है 4, इधर बनाया हुआ इन्होंने 3, इधर क्या बनाया हुआ इन्होंने 2, इधर क्या बनाया हुआ इन्होंने 1, और यहां पर क्या रखे हुए हैं? चार्ज रखे हुए हैं, क्यू क्यू क्यू, सब प्लस के चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलता है आपसे कि विच नंबर इज द वेक्टर को इनसाइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है, ये बताओ कि कौन सा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेगा? तो ये बताओ, ये वाला इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? तो सर इधर बनाएगा। और ये वाला चार्ज सर इधर बनाएगा। क्या बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे? ये इधर बनाएगा, सेम होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। जी सर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 3 और 4 का रिजल्टेंट किधर आएगा? वो इधर आएगा। ठीक है, यानी कि ये किसका रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट ऑफ 3 एंड 4। तो बता दो कि अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? कि बोल रहा था कि किससे कोइंसाइड कर रहा है रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट 2 से कोइंसाइड कर रहा है। रिजल्टेंट इधर ही है, 2 भी इधर ही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, यानी 2 से कोइंसाइड कर रहा है। दैट्स इट यार। ये इस
भाई देखो ना बच्चों, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इन दोनों इधर आ गया तो दो की तरफ कोइंसाइड करेगा। कितना आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक बच्चों, आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 9 के ऊपर आ जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं आप। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कमेंट में जवाब देते हो, आप पढ़ते हो, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज देते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ाई ऐसे करते रहोगे, हमारी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 9 देखो, एक आपको दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, है ना। एक स्क्वायर है मेरे पास ऐसा करके बच्चों, एक स्क्वायर है। ये कितना है 4q है, ये कितना है 3q है, ये कितना है 2q है, ये कितना है जस्ट q है ना। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ बच्चों, तो इसके हिसाब से वो क्या बोलता है, नाम दिया हुआ है इन्होंने बच्चों, इसका a नाम है, इसका b नाम है, इसका c और ये इसका d है। इसको ऐसे मैच कर दें, मैच कर दो। ठीक, क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन। अच्छा सर, चलो देखो डायरेक्शन पता लगाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा देखो जरा एक बार बताओ बच्चों। ये 4q है, वो इधर लगाएगा। ये 2q है, कहां लगाएगा, इधर लगाएगा। आप यूं सोचो कि इधर ये कितना लगाएगा, ये E लगाएगा। ये इस तरफ कितना लगाएगा, E लगाएगा। मान लो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा दिया, E लगा दिया। तो ये कितना लगा देगा बच्चों इस तरफ, तो 3e लगा देगा। 3e क्यों, क्योंकि 3 टाइम हो जाएगा। देखो ना सोचो बच्चों, ये q टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स है। ये किधर लगाएगा, इधर, इधर कितना लगाएगा बच्चों, इधर लगाएगा ये 4e लगाएगा। और ये कितना लगाएगा इधर, 2e लगाएगा, 2e। तो रिजल्टेंट क्या बना, ये बताओ मेरे को, रिजल्टेंट क्या बना। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो जरा देखो थोड़ा ध्यान से कि ये 4e है, ये 2e है, तो नेट कितना बच जाएगा इस पॉइंट पर, इधर बच जाएगा 2e बच जाएगा। अरे 4 में से 2 घटा दिया। इधर कितना लग रहा है 3, उधर कितना लग रहा है e, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों, इधर, इधर बताओ कितना आ जाएगा, तो 3e आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ना ये नहीं पूछा कि रिजल्टेंट कितना बनेगा, वो डायरेक्शन पूछ रहा था सिर्फ। ठीक है, तो इस लेक्चर में देखो बच्चों, ये 2e होगा यहां पर, ये ना यहां पर देखो 4e में से 2e घटाया, कितना बच गया 2e, ये e घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 2e। ठीक है, 2e रिजल्टेंट कहां आ गया बच्चों, यहां पर नीचे की तरफ ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये रिजल्टेंट किसके पैरेलल है, पैरेलल टू BC, CB, C से B की तरफ। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट, वेरी इजी, यस। और यार ये समझ लेना कि यहां पर ये E था ना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक के, तो डायरेक्शन पूछा था, तो डायरेक्शन तो ऐसे निकालते। सॉल्यूशन नंबर 9। अब आ जाओ कहां पर, सॉल्यूशन नंबर 10 पर आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 10, सॉल्यूशन नंबर 10 क्या बोलता है, जरा वो देखिए बच्चे एक बार आप। ठीक है, ये बोलता है आपसे, क्या क्वेश्चन है बच्चे, कि 6 charges are placed at the corner of the regular hexagon. If an electron is placed at the center, net force it will be. net force किधर लगेगा, चलो अच्छा प्रॉब्लम है, देखो जरा हेक्सागन बना लो। सर बना लिया। यहाँ पर क्या, ये A है, ये B है, ये C, ये D, ये E और ये F। ठीक, ये है। यहाँ पे चार्ज है -q। ठीक है, अलग कलर से दिखा दूँ क्या, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है अपना -q, दिस इज -q। ये कितना 3q, ये कितना -2q, ये कितना q, और ये भी कितना q, और ये कितना -2q। ये सेंटर है आपका O। ठीक, तो वो बोल रहा है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को सेंटर पे रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लिया उसके सेंटर पे डाल दिया, तो नेट फोर्स किधर लगेगा। अच्छा प्रॉब्लम है। चलो ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर लगाएगा, तो सर इधर लगाएगा। ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। टूवर्ड्स लगेगा ना, जब नेगेटिव चार्ज होता है टूवर्ड्स होता है। तो यानी कि EFEC कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो गए, बराबर बराबर, इक्वल अपोजिट है, बहुत सही। अच्छा ये किधर खींचेगा, सर ये इधर खींचेगा। ये किधर खींचेगा, ये तो ये उधर ही खींचेगा। भाई ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव उधर ही बना देगा, तो ये पॉजिटिव इधर ही बन जाएगा। यानी कि EA और ED ऊपर लग जाएगी। हाँ सर, ठीक है। तो यार ये क्या हुआ बच्चों कि यहां पर ये इस तरफ खींचेगा, ये क्या हुआ इधर खींचेगा, तो ये भी इधर खींचेगा, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या है यहां पर कि ये वाला चार्ज इधर कहां लगाएगा, तो सर ये इधर लगाएगा। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E, ठीक है। ये वाला ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, तो इधर क्या लगा देगा बच्चों, ये लगा देगा आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। ये पॉजिटिव है ना, तो इधर लगाएगा, ये पॉजिटिव है तो उधर लगाएगा। अभी मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं अभी इस बार सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहा हूं, फिर देखेंगे कि नेट फोर्स उस पर किधर लगने वाला है। ठीक है, ये कुछ आ रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, जरा डायग्राम देखकर बताओ मुझे, ये दोनों तो खत्म हो गए। हाँ सर,
तो ये पॉइंट बचा, इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपका EA प्लस ED। अब इन दोनों में कौन बचेगा, इन दोनों में कौन बचेगा, तो देखो जरा इधर ध्यान से देखो, तो ये इधर लगा रहा हुआ 3E, समझ रहे हो, और वो इधर कितना लगा रहा होगा, जस्ट E लगा रहा होगा, E। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों मेरे ये E प्लस का E बन गए, तो यानी कि ये 2E हो जाएगा। हाँ सर, और क्योंकि दोनों एक बराबर ही है, दोनों EA, देखो दोनों EA बराबर ही है। यहां पर देखा जाए तो इधर लग रहा है 3E और इधर क्या लग रहा है E, तो बच कितना गया 2E, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आपके पास कितना आ जाएगा, 2E आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2E। सही किया, नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, सॉरी बच्चों, अरे इधर वाले बचे ना, इधर 2E, क्योंकि 3E तो इधर है, ये है तुम्हारा 3E और ये तुम्हारा जस्ट कितना है, E है। तो E में से 3E में से E घटा दो तो कितना बच गया बच्चों, 2E बच गया, तो 2E इधर आ गया। तो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों इस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ सर, नेट फोर्स जो लगेगा आपका वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, नेट फोर्स लगे इधर, ये O है और ये किधर है, F है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन है, ये E नेट इधर लग रहा है, इधर E नेट लग रहा है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, यानी किसकी तरफ, O से C की तरफ। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग OC। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन उधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन C। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको दोनों टाइप की क्वेश्चंस ले लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसके ऊपर मैं क्वालिटी प्रॉब्लम लेकर आऊंगा डीपीपी के अंदर, ताकि और हम बढ़िया से इसके अंदर ग्रिप ले सके। याद रखना, फिजिक्स को समझना है तो समझने के लिए न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा करो, जितना ज्यादा करोगे उतना मजा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले डीपीपी में।